गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में आज एक बार फिर हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके साथ चर्चा करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने पर। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कहां से रिकॉर्ड किया जाएगा और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इस क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर। बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक स्टेटमेंट हमें बैंक से मिलती है, जिससे हम आज अपनी बैंक की इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे। अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, तो आपको मैं बता दूं, बैंक में जब अकाउंट खोला जाता है तो बैंक में दो तरीके के खाते खोले जाते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो ऑर्डिनरी लोगों के खोलते हैं। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कराने जाऊं बैंक में तो मैं सेविंग अकाउंट ओपन कराता हूं। लेकिन अगर एक बिजनेस अपना अकाउंट बैंक में ओपन कराने जाता है तो उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है, मोटा मोटा सा आपको बता देते हैं। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे करता है अगर आप उसमें पैसे जमा करते हो तो। करंट अकाउंट पर इस तरीके का कोई भी इंटरेस्ट एक व्यापारी को नहीं मिलता। जो बैंक से इंटरेस्ट होता है वो व्यापारी को करंट बैंक अकाउंट से नहीं मिलता। करंट बैंक अकाउंट में पैसे के विड्रॉल की और पैसे की जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती। एक दिन में मतलब वो कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन जबकि सेविंग अकाउंट में एक पर्सन को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की लिमिट होती है। उसके पास में ये लिमिट होती है कि वो एक दिन में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही कर सकता है, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में ये मोटा मोटा सा एक अंतर होता है। और करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस का ओपन होता है, जबकि सेविंग अकाउंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल का ओपन होता है। तो ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में हमने बात कर ली। तो आज जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंतर्गत एक व्यापारी को पासबुक नहीं मिलती, बल्कि उसे प्रत्येक मंथ के एंड पर बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है, जिस स्टेटमेंट में उसके पूरे महीने के किए गए लेन देनों का जो ट्रांजैक्शन उसने अपनी पूरे मंथ में की हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा होता है। क्या पैसे उसने बैंक में जमा किए, क्या पैसे उसने बैंक से विड्रॉल किए, कितने चेक उसने ड्रॉ किए, कितने चेक उसने डिपॉजिट किए, इन सभी चीजों के बारे में उस बैंक स्टेटमेंट में चर्चा होती है। तो आज हम आपके साथ उस बैंक स्टेटमेंट को भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि उस बैंक स्टेटमेंट से कैसे एंट्री चढ़ाई जाती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब टैली ERP 9 में हम किस तरीके से एंट्री को चढ़ाना सीखेंगे। तो ये सब बातें हमारी आज की इस क्लास में होंगी। तो बात हो रही है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो बैंक स्टेटमेंट एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि बैंक स्टेटमेंट देख करके आप समझ जाएं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके की होती है। और जब बैंक स्टेटमेंट आपको एक बार पता चल जाएगी तो उसके बाद में हम उसके बारे में कुछ और बात भी जानेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड का क्या मतलब है, डेबिट साइड का क्या मतलब है। कुछ बैंक स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, तो कुछ बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट और विड्रॉल लिखा होता है। यह बिल्कुल आपकी पासबुक की तरह ही होती है। जैसे आप अपने घर में आप जाकर के मम्मी या पापा की पासबुक देखें, या आपके अपने बैंक अकाउंट हैं तो आप अपनी पासबुक भी आपने देखी होगी। तो जिस तरीके से एक पासबुक को लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट को भी लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक व्यू, हम आपको दिखा देना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट का। तो मेरे पास में एक बैंक स्टेटमेंट ओपन है। तो सबसे पहले हम उस बैंक, ये बैंक स्टेटमेंट है। इस बैंक स्टेटमेंट में हम लोगों को सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में ट्रांजैक्शन डेट, वैल्यू डेट, इंस्ट्रूमेंट ID, नरेशन मतलब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में डेबिट है और क्रेडिट है, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास में इस बैंक स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट को चढ़ाने के लिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि बैंक स्टेटमेंट आखिर होती क्या है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दें, बैंक स्टेटमेंट बैंक के द्वारा तैयार किया गई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें उन सभी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जो ट्रांजैक्शन एक व्यापारी ने अपने बैंक अकाउंट के साथ में की हैं
एक पीरियड के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आपको बैंक स्टेटमेंट दे रखी है, इस बैंक स्टेटमेंट में भी देखिए आपको ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये रिवर्स दे रखी है, नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है ये बैंक स्टेटमेंट। 5/8/2019 से ये बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और उसके बाद में ये बढ़ती गई, ऊपर की तरफ चलती गई है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ती हुई डेट जा रही हैं। तो कुछ बैंक स्टेटमेंट सीधी चलती हैं, कुछ बैंक स्टेटमेंट उल्टी चलती हैं, लेकिन ये ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली चलती रहती हैं। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं, क्या ट्रांजैक्शन नहीं हुई हैं। कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी बैंक स्टेटमेंट को पढ़ने से ही, लेकिन कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। बैंक स्टेटमेंट को पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो कैश बेसिस होती है। डैट मीन्स पैसा आएगा तो बैंक में चढ़ेगा, पैसा जाएगा तो बैंक से निकलेगा, और वो भी बैंक के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे बैंक में पैसे जमा किए तो वो बैंक में क्या हो जाने वाले हैं, वो बैंक में हो जाएंगे क्रेडिट, और अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक उस पैसे से हो जाएगा डेबिट। आप ये मानकर चलिए कि बैंक और हमारे अकाउंट्स दोनों बिल्कुल रिवर्स होते हैं। मतलब अगर मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ तो मैं बैंक को डेबिट करता हूँ, और अगर बैंक से पैसे निकालता हूँ तो मैं बैंक को क्रेडिट करता हूँ। ठीक इसके विपरीत, अगर बैंक मुझे पैसे देता है तो बैंक मुझे डेबिट करता है। ध्यान रखना, बैंक मुझे डेबिट करता है, जबकि बैंक में जब पैसे जमा होते हैं तो बैंक मुझे क्रेडिट करता है। सर ऐसा क्यों होता है? मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं जमा करते वक्त और बैंक मुझे क्रेडिट कर रहा है सेम टाइम पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दोनों विपरीत साइड में खड़े हुए हैं। जो काम मैं सीधे हाथ से कर रहा हूं वही काम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उल्टे हाथ से कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर मेरे लिए बैंक पाने वाली संस्था है और मैं बैंक को देते समय उसे डेबिट करता हूं, क्योंकि बैंक उस समय पाने वाला होता है, तो बैंक भी उस समय लेने वाला व्यक्ति है, उसके पास जो आ रहा है वो उसे डेबिट करेगा और देने वाले को क्रेडिट करेगा। इसका मतलब मेरी साइड से मैं सही एंट्री बना रहा हूं और दूसरी तरफ से बैंक भी सही एंट्री बना रहा है। तो हम ये देखते हैं कि बैंक ने क्या एंट्री बनाई है और हमने क्या एंट्री बनाई है। बैंक स्टेटमेंट बैंक के द्वारा लिखा गया एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की मदद से मैं अपनी किताबों में अपना बैंक अकाउंट बनाने जा रहा हूं, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये जो बैंक स्टेटमेंट मेरे पास में है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी गई है। देखिए 5/8/2019 को मेरे पास में 24,000 मैंने डिपॉजिट किए हैं बैंक में। कैसे पता चला मैंने डिपॉजिट किए हैं? देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्रेडिट का मतलब है मैंने बैंक में पैसे जमा किए, और डेबिट का मतलब है मैंने बैंक से पैसे निकाले। ये डेबिट मेरा नहीं है, ये डेबिट बैंक का है। बैंक मुझे कब डेबिट करेगा? जब मैं बैंक से पैसे निकालूंगा, और बैंक मुझे कब क्रेडिट करेगा? जब मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा। इस बात को अगर जानना है तो आइए चलते हैं, एक तरफ बैंक की एंट्रियां बनाते हैं, एक तरफ अपनी एंट्रियां बनाते हैं, और देखते हैं कि कैसे मैं और बैंक दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो यहां पर हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को हम अपनी किताबों में और साथ ही साथ बैंक की किताबों में, दोनों में रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। चलिए बात करते हैं, हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अब इन द बुक्स ऑफ बिजनेस और इन द बुक्स ऑफ बैंक, दोनों के हमारे पास में दो साइड्स हैं। अब हम देखेंगे कि जब मैं अपनी किताबों में एंट्री बनाऊंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा, और जब बैंक अपनी किताबों में एंट्री बनाएगा तो क्या एंट्री बनाएगा। चलिए सबसे पहले अपने आप से बात करते हैं। जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बताइए क्या एंट्री बननी चाहिए? पाने वाला कौन है? पाने वाला बैंक है, तो बैंक को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। बैंक हो जाएगा डेबिट, और गया क्या मेरे पास से? कैश गया, कैश, तो मैं कैश को कर दूंगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। और आपको ध्यान रखना चाहिए ये एंट्री एक कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अब सेम टाइम
अब बैंक अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, क्योंकि पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, तो बैंक अपने यहाँ क्या एंट्री बनाने वाला है। तो चलो चलते हैं बैंक से पता करते हैं बैंक क्या एंट्री बनाएगा। बैंक ने कहा मेरे पास देखो कैश आया, मेरे पास कैश आया, कैश आया तो कैश को कर दूंगा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर दिया जाएगा, तो कैश कर दिया जाएगा डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, देने वाला। देने वाला कौन है, देने वाला तो बिजनेस है, मतलब कि मैंने दिया था बैंक को, तो बैंक मुझे क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो जरा अब आप इस एंट्री के अंतर्गत देखिए कि बैंक ने मुझे क्रेडिट किया एट द टाइम ऑफ, जब मैंने पैसा जमा किया बैंक में, और मैंने उस समय पर बैंक को डेबिट किया था। तो इसका मतलब ये है कि मैं और मेरी बैंक की स्टेटमेंट दोनों रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाली हैं। अगर मैंने बैंक को डेबिट किया तो बैंक की स्टेटमेंट में मैं क्रेडिट साइड में नजर आने वाला हूं, और अगर मैंने बैंक को क्रेडिट किया तो बैंक में मैं डेबिट साइड में नजर आने वाला हूं। तो आज हम अच्छे से इस बात को समझ लेते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे अकाउंट्स के उल्टी होती हैं। तो जब भी हम बैंक की स्टेटमेंट डालने जाएंगे, इसका मतलब यही होगा कि डिपॉजिट से हमारा बैंक बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट होगा, और डेबिट से, विड्रॉल से हमारा बैंक डेबिट होगा। तो बड़ी सीधी सी ये थंब रूल आपको रखना है अपने पास में, और वो ये है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट हमारे अकाउंट के रिवर्स चलती है। चलिए तो अब हम एक बार फिर से अपने उसी बैंक स्टेटमेंट पर चलते हैं, और उस बैंक स्टेटमेंट पर जाने के बाद हम देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से काम कर रही थी। इसी एंट्री को जब हम देखेंगे बैंक में, तो जब मैंने पैसा जमा किया बैंक में 24,000, जैसे ही मैंने बैंक में 24,000 जमा किए, ये देखिए ये एंट्री है, ये जो मैंने पैसे जमा किए हैं बैंक में 24,000, तो उसने मेरे इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया, कैसे क्रेडिट कर दिया, जरा देखें ऊपर की साइड, ये जो कॉलम है, ये कॉलम उसने मेरा क्रेडिट का बनाया है। ये देखिए उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और जब भी मैं बैंक से पैसा विड्रॉल करूंगा, जब भी मैं बैंक से पैसा विड्रॉल करूंगा, ये देखिए मैंने कुछ पैसा बैंक से विड्रॉल किया 23,000, तो उसने मेरे अकाउंट को डेबिट किया है। तो ये वाली साइड मेरी कौन सी होगी, क्रेडिट साइड होगी, और ये वाली साइड मेरी कौन सी होगी, डेबिट साइड होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये वाली साइड क्रेडिट और ये वाली साइड डेबिट। तो इस तरीके से हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सी साइड डेबिट है और कौन सी साइड क्रेडिट है, और क्यों है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़कर हमने कहा ये बात तो समझ में आ गई हमें कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है। अब जरा इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। कैश डिपॉजिट किया 5/8 में, तो सर यहाँ पर 2 डेट दी गई हैं, 2 डेट दी गई हैं। इन 2 डेट्स का क्या मतलब है, एक ट्रांजैक्शन डेट है और एक वैल्यू डेट है। क्या मतलब है दोनों डेट का, ट्रांजैक्शन डेट और वैल्यू डेट। तो आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन का मतलब है किस दिन मैंने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन की, और वैल्यू डेट का मतलब है किस दिन बैंक ने मेरी उस ट्रांजैक्शन को इफेक्टिवली मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो ये बात होती है दोनों डेट्स की। तो अक्सर ही ये दोनों डेट एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ गया है, सीबीएस ब्रांचेस हो गई हैं। तो इस केस में अब जिस दिन मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, रियल टाइम मोड में ट्रांजैक्शन उसी दिन हो जाती हैं, चाहे एनईएफटी हो, चाहे आरटीजीएस हो, या कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है। हाँ, इतना जरूर है, ये हो सकता है कि चेक आज डिपॉजिट हुआ तो 3 दिन बाद क्लियर हो रहा हो, क्योंकि चेक की क्लियरिंग में थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होता है। तो लेकिन जिस दिन चेक प्रेजेंट हुआ उसी दिन उसके भी चांसेस होते हैं कि वो वहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन डेट होती है और जो वैल्यू डेट होती है, ये दोनों डेट एक जैसी ही होती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट आईडी, ये बैंक अपनी इंस्ट्रूमेंट आईडी अपने अनुसार देता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट आईडी से हमारा कोई मतलब नहीं होता। देखिए, हो सकता है दूसरे बैंक की स्टेटमेंट इससे कुछ भिन्न हो, लेकिन मोटे तौर पर सभी एक ही तरीके की पाई जाती हैं। तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट मैंने यहाँ आपको दिखाई है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की। तो देखो, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्टेटमेंट है। तो
इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट को भी हमें पढ़ना आ जाएगा। हम कुछ और बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेंगे, एसबीआई की स्टेटमेंट देख लेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की स्टेटमेंट देख लेंगे, तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम देख लेंगे। तो लेकिन अभी जो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं और जो थंब रूल समझा रहा हूं वो यही है कि हम लोगों को बैंक स्टेटमेंट किस तरह से देखनी है और पढ़नी है और चढ़ानी है। तो इस बैंक स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले कैश डिपॉजिट करना सीखा। कैश डिपॉजिट कैसे किया जाएगा, कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक मुझे क्रेडिट करेगा और मैं बैंक को डेबिट करूंगा। अब सवाल ये उठता है जी हम करने वाले क्या हैं? बैंक ने तो मुझे कर दिया क्रेडिट, बैंक मुझे क्रेडिट कर चुका है, इसीलिए तो बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आई है। तो मैंने क्या किया होगा बैंक को? क्या उस समय मैंने बैंक को डेबिट किया होगा? और अगर नहीं किया है तो आज मुझे बैंक को डेबिट करना है। मतलब ये इस बैंक स्टेटमेंट से मैं करने वाला क्या हूं? देखो जी, जब आप एक कंपनी में अकाउंटेंट होते हैं, जब आप एक फर्म में एज एन अकाउंटेंट जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि उस समय बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उन ट्रांजैक्शन को आप रियल टाइम मोड पर ही रिकॉर्ड कर रहे होते हो अपनी किताबों में। जैसे ही मैंने बैंक में कैश जमा करने के लिए अपने पियन को भेजा तो मेरे पियन ने जाकर के वहां कैश डिपॉजिट किया और उसकी रसीद ला करके मुझे दे दी। अब ये रसीद जब मेरे पास आ गई तो बताइए एक अकाउंटेंट का क्या धर्म है? अब मैं इसकी एंट्री अपनी किताबों में चढ़ा लूं। अब मैं इसकी एंट्री अपनी किताबों में जब चढ़ाऊंगा तो क्या एंट्री चढ़ाऊंगा? बैंक को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। ठीक उसी तरीके से बैंक भी अपने वहां मुझे क्रेडिट करेगा और कैश को डेबिट कर लेगा। तो ये एंट्री बन जाएगी। तो मेरे यहां भी एंट्री होगी, बैंक के यहां भी एंट्री होगी। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम नहीं होता, परमानेंट अकाउंटेंट नहीं होते। तो होता क्या है, या अकाउंटेंट होते हैं तो उनसे कुछ एंट्रियां छूट जाती हैं। तो इसीलिए बैंक से हम मंथ के एंड में स्टेटमेंट मंगवाते हैं और मंगवाने के बाद में उस स्टेटमेंट का हमने जो पूरे महीने एंट्रीज की हैं उन एंट्रीज के साथ में मिलान करते हैं कि क्या मैंने जो एंट्रियां डाली हैं मेरे बैंक ने भी सेम वही एंट्रियां डाली हैं। हो सकता है मुझसे एंट्री डालने में कुछ चूक हो गई हो या कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो एंट्री मुझे पता ही नहीं थी और मेरे बैंक ने अपने आप डाल दी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो मैंने ही की, मैंने ही यहां से अमाउंट भेजा वहां पर, तो वो ऐसा कैसे ये संभव हो सकता है कि एंट्रियां बैंक ने छोड़ दी हैं डालनी? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट देता है या बैंक जब चार्ज काटता है तो वो आपको आकर बताता नहीं है कि मैं आपके अकाउंट पर चार्ज लगा रहा हूं। करंट अकाउंट पर अक्सर ही चार्ज काटे जाते हैं। तो बैंक ने जब चार्ज काटा तो उस चार्ज का आपको पता नहीं चला, आपने वो एंट्री छोड़ दी। तो अब वो एंट्री भी आपको मिलान करनी है। आपका बैंक बैलेंस जो आपने अपनी किताबों में रखा है वो बैंक बैलेंस डिफर हो सकता है बैंक के बैलेंस से। और अगर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आप पूरे महीने की एंट्रियां ही बैंक के अनुसार चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कई बार आपका क्लाइंट, आपका जो डेटर है वो पेमेंट कर देता है सीधे आपके बैंक अकाउंट में और आप उस एंट्री को चढ़ाना भूल जाते हो, क्योंकि पैसा आपकी एंटिटी में आपके हाथों से होकर तो गुजरा नहीं, तो इसलिए आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई। आपके ओनर ने, आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने, आपके मैनेजर ने अपने आप ही अपर लेवल पर चेक काट करके किसी का पेमेंट कर दिया, आपको बताया नहीं। तो आपको कब पता चलेगा? जब आपके पास में बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो आज आपके लिए ये बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट हो गया है जिसके द्वारा आपको ये एंट्रीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चढ़ानी है। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि हमारी एंटायर एंट्री छूट चुकी हैं। जो भी बैंक स्टेटमेंट में हम एंट्री देख रहे हैं वो सारी एंट्री हमारी छूट चुकी हैं। तो आज हमें उन सभी एंट्रियों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाएंगे आज हम ये सीखने वाले हैं, और इन एंट्रीज को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी टैली पर चलते हैं और टैली पर चलकर एक बार फिर देख लेते हैं कि इन बैंक की ट्रांजैक्शन को कैसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चढ़ाएंगे। चलिए, मेरे सामने गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है और आप जानते ही हैं गेटवे ऑफ टैली से हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है ओल्ट F1 के माध्यम से अपनी डिजायर्ड कंपनी में। तो कल हम किस कंपनी में बात कर रहे थे? कल हम बात कर रहे थे RC हेल्थ केयर में।
तो आप आरसी हेल्थ केयर में इन एंट्रीज को बनाना चाहें तो आरसी हेल्थ केयर में बनाएं, या आप एक डिफरेंट कंपनी खोल करके उसमें एंट्री बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। चलिए हम अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस पर्पज से आरसी हेल्थ केयर के अंदर ही इन एंट्रियों को बनाना सीख लेते हैं। वैसे तो ये अलग डिफरेंट क्लाइंट है तो इसके लिए डिफरेंट कंपनी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि हम प्रैक्टिस पर्पज में हैं तो हम इन एंट्रीज को आरसी हेल्थ केयर के अंदर ही बना लेते हैं। तो ओल्ड F1 से हम लोग अपनी कंपनी सिलेक्ट करते हैं और कंपनी सिलेक्ट करके हम पहुंच जाते हैं आरसी हेल्थ केयर में। आरसी हेल्थ केयर में जाने के बाद में अब हम लोगों ने एंट्रीज बनानी है तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में अब हम देखेंगे कि हम किस डेट में अपनी एंट्री चढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बैंक स्टेटमेंट की एक झलक लेते हैं और वहां से देखते हैं कि किस डेट में हमें ये एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग जाएंगे बैंक स्टेटमेंट पर। तो बैंक स्टेटमेंट में हम लोग गए तो बैंक स्टेटमेंट में जो पहली एंट्री हमें मिलेगी वो 5/8/2019 में हमें बनानी है। चलिए तो 5/8/2019 में 5/8/2019 में हमें ये एंट्री पास करनी है। और एंट्री क्या पास करनी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एक बार दिखा देता हूं, देखिए कैश डिपॉजिट हुआ है, नरेशन में भी लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, ये देखिए कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूं। तो कैसे करूंगा, यहां पर मुझे पता चल गया कि कैश डिपॉजिट करना एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अब मुझे सबसे पहले F4 करके कॉन्ट्रा में जाना है और वहां से मुझे क्रेडिट किसको करना है। जाइए अपनी एंट्रीज में और जाकर पता लगाइए कि कॉन्ट्रा के अंतर्गत जब मैं बैंक में पैसे जमा करता हूं तो क्या एंट्री बनाता हूं। अभी अभी बनाई थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 24,000 से। तो 24,000 से कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और डेबिट किसको किया जाएगा, अगर हम डेबिट की बात करें तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे हम बैंक को। और बैंक कौन सा है, OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो चलिए इसका लेजर हमारे पास नहीं है तो इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये एक लेजर क्रिएट किया। और ये किसके अंतर्गत बनेगा, बैंक का करंट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं तो ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा, बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। चलिए अंडर किसके बनेगा, बैंक के अंतर्गत बनेगा। तो बैंक अकाउंट के अंतर्गत हमने ये बना दिया। इसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम वगैरह वगैरह ये सब डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम कुछ नहीं डाल रहे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में इस एंट्री को हम लोग अपनी पूरी कर लेंगे। तो कैसे बनानी है ये एंट्री, लो अब जैसे ही मैं इस पैसे को बैंक में जमा करने गया तो फिर से जैसा कि हमने आपको पीछे की एंट्री में भी सिखाया था, जब हम कैश बैंक में जमा करने जाते हैं तो डिनोमिनेशन पूछता है वो नोट्स की। आपने कैश जब बैंक में जमा किया तो किस टाइप के नोट्स आपने बैंक में जमा किए थे। तो मेरे पास में डिनोमिनेशन क्या है आज, तो मैं कहता हूं मैंने 12 नोट बैंक में जमा किए, 24,000, 2,000 वाले। और इस तरीके से मैंने ये पैसे बैंक में जमा कर दिए और एंट्री बना दूंगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। और ये एंट्री बनकर के तैयार हो गई 5 अगस्त को। अब ये एंट्री बनकर तैयार हो गई है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। एंट्री 5 अगस्त को ही एक सुनील दयाराम महाजन हैं, तो इनसे हमें कुछ पैसा रिसीव हो रहा है। क्या पैसा रिसीव हो रहा है जरा देखो आप, ये जो हैं सुनील दयाराम महाजन, इनसे कुछ पैसा आया 3500 रुपीज़। ये सुनील दयाराम महाजन, तो ये कौन हो सकते हैं, जिन्होंने हमें पैसा दिया है, ये हमारे डेटर हो सकते हैं। तो इनसे तभी हमें पैसा रिसीव हुआ है। कई बार बैंक ये नाम लिख देगा और कई बार बैंक ये नाम नहीं लिखेगा। तो ये एज एन अकाउंटेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन का पता लगाएं कि आपके पास में बैंक में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है। कुछ एंटिटीज़ में फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपको पता नहीं चलता कि ये पैसा कहाँ से आया या कहाँ गया, तब तक इस पैसे को सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। ध्यान देना, सस्पेंस अकाउंट एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर इस पैसे को रखा जाता है।
फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए, बट व्हेन यू आर क्लोजिंग योर बुक्स एट द ईयर एंड, उस समय आपको इस सस्पेंस को क्लियर करना ही पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। तो आप ईयर एंड तक इस पैसे को सस्पेंस में रख सकते हो, लेकिन ईयर एंड के बाद में आपको ये क्लियर करना ही पड़ता है कि ये पैसा कहां से आया है और कहां गया है। तो इसके लिए अच्छा यही है कि आपकी बुक्स में कोई भी सस्पेंस ना बना हुआ हो। एक अच्छे अकाउंटेंट का यही धर्म है, यही गुण है कि उसकी बुक्स में सस्पेंस नाम की कोई चीज ना हो, क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कहां से आई और कहां गई। तो सस्पेंस का जन्म यहां होता है कि अगर आपको यह पता नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या था, ये पैसा कहां से आपको रिसीव हुआ है और कहां आपने पेमेंट किया है। तो खैर यहां तो इस बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि NEFT आई है सुनील दयाराम महाजन से 3500 रुपीज़ की, तो मतलब ये मेरा डेटर है। तो चलिए दूसरी तरफ मुझे पैसा रिसीव हो रहा है आज, क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब मेरा बैंक बढ़ रहा है और मेरे पास में पैसा आ रहा है। तो रिसीव की एंट्री बनाने जाएंगे, F6 से चलते हैं हम लोग रिसीव की एंट्री बनाने। तो रिसीट की एंट्री जब बनाने जाएंगे, ये किस डेट में बनानी है हमें, ये भी हमें 5/8 में ही बनानी है, 5/8 में ही बनानी है। 5/8 में इस एंट्री को भी हम बनाने जाएंगे। तो हमें क्रेडिट किसे करना है, एंट्री क्या है, सुनील दयाराम महाजन से बैंक में पैसा मिला। तो बैंक में पैसा मिला तो बैंक तो मेरा डेबिट हो जाना चाहिए, और क्रेडिट कौन होना चाहिए, जिससे पैसा मिला, देने वाला क्रेडिट। तो देने वाला कौन है, सुनील दयाराम महाजन। तो क्रेडिट करना है आज मुझे, किसको करना है, एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं, सुनील दयाराम महाजन। ये सुनील दयाराम महाजन का एक लेजर मैंने क्रिएट कर लिया, और ये किसके अंडर में क्रिएट होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि इससे मुझे पैसा मिला है। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हो तो नो, इन्वेंट्री अफेक्ट होगी नहीं, उसका नाम, पता, एड्रेस, GSTN सब कुछ लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। तो कितना पैसा रिसीव हुआ, 3500 रुपीज़ रिसीव्ड हुए सुनील दयाराम महाजन से। और आए कहाँ पर ये पैसे, डेबिट किसको होना है, डेबिट होना है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर है। चलिए, तो ये भी हो गया, चेक मिला, NEFT मिली, कैसे मिला, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ लिख दो NEFT रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे मुझे NEFT रिसीव हुई 5 अगस्त को ही। चलिए, ये एंट्री भी हमने बनानी सीख ली। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख को ही एक और नेफ्ट मुझे रिसीव हुई है, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा हुआ किसी का। देखिए यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है कि इस पर्सन से, कई बार फ़ोन नंबर भी लिख देता है वो, जैसे 981071 करके ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उसने, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकता है। और साथ ही साथ लेकिन उसने एक अलग से डिस्क्रिप्शन दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हेमंत कुमार ने पेमेंट किया। आपको मैं बता दूं, अगर हम इस लास्ट कॉलम की बात करें, दिस कॉलम इज डेडिकेटेड टू रिमार्क। ये रिमार्क क्या होता है, जब भी आप NEFT से या RTGS से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हो या IMPS कर रहे होते हो बैंक से, मतलब जब आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो उस समय बैंक की वो वेबसाइट आपको एक मौका देती है कि आप ये पेमेंट क्यों कर रहे हो, रिमार्क लिखने का मौका देती है। तो ये रिमार्क कस्टमर के द्वारा लिखा गया रिमार्क है। तो कई लोग जब पेमेंट करते हैं तो अपने याद रखने के पर्पज से वहां लिख देते हैं कि ये पैसा मैं किसको दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं। ये आपके अकाउंट में भी दिखाई देगा जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, और सामने वाले के वहां भी ये रिमार्क लिखा हुआ जाएगा कि ये पैसा किसने पे किया है। तो ये रिमार्क कस्टमर के द्वारा लिखा हुआ रिमार्क होता है। तो ये भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा कुछ जगह पर, जहां पर आपको लगता है कि यहां से कुछ आ सकता है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम तैयार हैं अपनी उस एंट्री को डालने के लिए जहां पर हेमंत कुमार से हमें एक बार फिर से पैसे रिसीव हुए हैं। तो आज ये हेमंत कुमार कौन है, ये हेमंत कुमार हमारा
फिर से डेटर बनेगा, तो एक और डेटर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, हेमंत कुमार का। ऑल्ट सी करके हेमंत कुमार एक अकाउंट और हमने क्रिएट किया सन्ड्री डेटर्स का, और इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। और इससे हमें कितने पैसे मिले, एक बार नज़र डाल लेते हैं, इधर नज़र डाल लेते हैं। तो कितने पैसे मिले हमें हेमंत कुमार से? हेमंत कुमार से हमें पैसे मिले 1500 रुपीज़। तो 1500 रुपये हमें हेमंत कुमार से रिसीव हुए हैं। तो चलिए, हेमंत कुमार से ये पैसा आया, तो इस पैसे को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डाल देंगे। 1500 रुपये हेमंत कुमार से मिले। और डेबिट कौन होगा, फिर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हम डेबिट कर देंगे। हम अपने यहाँ डेबिट कर रहे हैं, लेकिन बैंक हमें क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो हमने ये एंट्री बनानी सीख ली। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस बार देखिए, जो ये 7 तारीख की एंट्री है, इस एंट्री में देखिए 23,000 रुपीज़ पेमेंट है। 23,000 पेमेंट है, क्योंकि अब ये डेबिट साइड में है। और क्या हो रहा है, किस नाम से है, रिमार्क में देखो, रिमार्क में इसका नाम आ रहा है सैलरी। मतलब आपने सैलरी के 23,000 रुपीज़ पेमेंट किए। तो अब पेमेंट की एंट्री हमें बनानी है। आइए पेमेंट की एंट्री हम बनाने चलते हैं। तो F5 से हम जाएंगे पेमेंट की एंट्री बनाने में। तो पेमेंट की एंट्री बनाने जब हम गए, तो सबसे पहले डेट का ध्यान रखेंगे। डेट क्या थी, डेट थी हमारी 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम ये एंट्री बनाएंगे। 7 अगस्त को हमने ये एंट्री बनाई। और सैलरी पेमेंट की है, तो हमें एक सैलरी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट एक लेजर हमने क्रिएट किया। और ये किसके अंडर में क्रिएट होगा, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये क्रिएट होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद करो, P&L अकाउंट के वो लेजर्स जिनमें सैलरी का भी नाम आता था। हाँ सर, वो तो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, करनी तो पड़ेंगी। चलिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करना है 23,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, आज क्रेडिट होगा मेरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, अब ये सैलरी मैंने किसको पेमेंट की, इसके बारे में यहाँ लिख देंगे। सैलरी पेड टू नहीं पता मुझे, मैं मान लेता हूँ मैंने राम को पेमेंट किया, तो राम को मैंने सैलरी पेड की, तो यहाँ पर वो एंट्री बन जाएगी। इस तरीके से हम इन एंट्री को बनाना सीख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक और एंट्री जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अक्सर ही आज के इस दौर में हम लोग एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, एटीएम से। तो एटीएम से जो पैसा विड्रॉ होता है, तो उसे क्या माना जाता है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब जब कैश विड्रॉल हुआ बैंक से, तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारे बिजनेस की बुक्स में क्या एंट्री बननी चाहिए, बिजनेस की बुक में कैश आ रहा है, देने वाला कौन है आज, बैंक है। तो बैंक से जब मेरे पास में कैश आया, तो एंट्री बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और देने वाला कौन, बैंक। तो बैंक क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री निकलकर मेरे सामने आएगी। हम कैसे पहचाने बैंक स्टेटमेंट में कि ये एंट्री कैश विड्रॉल की है या नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस बैंक स्टेटमेंट को, इसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि ये कैश का विड्रॉल है। तो आपको बता दूं, बैंक के अपने कुछ कोड होते हैं, जो वो शॉर्टकट कोड यूज करता है अपनी नरेशन लिखने में। तो वो नरेशन लिखने के लिए शॉर्टकट कोड्स आपको पहचानने होंगे। आइए आपको दिखा दूं मैं कैसे शॉर्टकट कोड्स उसने यूज़ किया है। जरा ध्यान से देखें, ये जो CWDR लिखा है उसने, इसका मतलब होता है C मीन्स कैश, WDR का मतलब विड्रॉल, मतलब कैश का विड्रॉल। जब भी आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर CWDR
अक्सर ही आपको लिखा हुआ स्टेटमेंट में नजर आ जाएगा। तो ये एक पहचानने वाली बात है कि आप CWDR का मतलब क्या समझ रहे हैं। तो कैश विड्रॉल हुआ, और कितना विड्रॉल हुआ, 6,000 रुपए का कैश आपने विड्रॉल किया। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी? आइए, पेमेंट ही हुआ है। क्यों पेमेंट हुआ है? क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया है, लेकिन रिसीव तो बिजनेस ने किया है, तो बिजनेस में तो रिसीट हुआ। तो अब इसकी एंट्री पेमेंट में बनेगी या रिसीट में बनेगी? तो इसकी एंट्री ना पेमेंट में बनेगी ना रिसीट में बनेगी। याद करो, हमने कहा था कैश बैंक में जमा होना या कैश बैंक से विड्रॉ होना एंट्री होती है कॉन्ट्रा। तो आज एंट्री कहाँ बनेगी? कॉन्ट्रा में बनेगी। तो कॉन्ट्रा में चलते हैं और डेट डालते हैं कि इस डेट की एंट्री है ये 7 अगस्त की। तो 7 अगस्त में इस एंट्री को हम लोग डालेंगे। और कैसे डालेंगे? हम क्रेडिट करने वाले हैं आज ओरिएंटल बैंक को, क्योंकि हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। तो जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जिसने दिया उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 6,000 रुपये से। 6,000 रुपये से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्रेडिट होगा और डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश। और एंट्री बना देंगे हम लोग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। विड्रॉल की स्पेलिंग गलत करा दी आपने, विड्रॉल की स्पेलिंग गलत करा दी। विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो ये हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमने आज कुछ एंट्रियां यहां डाली हैं बैंक से रिलेटेड। इन एंट्रियों को हम अभी और डालना सीखेंगे। तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बैंक स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाएगा और उस बैंक स्टेटमेंट से कैसे एंट्रियां पहचान कर डाली जाएंगी। बैंक स्टेटमेंट से सिर्फ 3 ही एरिया में एंट्री पढ़ने वाली हैं। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, सिर्फ 3 एरिया में एंट्री पढ़ने वाली है। कौन कौन से 3 एरिया में? या तो एंट्री कॉन्ट्रा होगी, या तो एंट्री पेमेंट होगी, या तो एंट्री रिसीट होगी। बस 3 एरिया में से कोई चौथा एरिया नहीं जो बैंक स्टेटमेंट से एंट्री को लेकर अपने साथ चला जाए। तो इन 3 ही एरिया में हमें एंट्री बनानी सीखनी है और हमें पहचानते रहना है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। बड़ा आसान है। अगर डेबिट साइड में, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में एंट्रियाँ दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो पैसा पेमेंट किया है, तो उनकी एंट्री पेमेंट में जाएंगी। अगर क्रेडिट साइड में दिख रही हैं तो एंट्रियां रिसीट में जाएंगी, और अगर उनमें कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल है तो वो एंट्रियां कॉन्ट्रा में जाएंगी। अभी हम अपनी इस क्लास को आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे, तो आप हमारे साथ अभी अगली क्लास में भी बैंक स्टेटमेंट पर ही एंट्री डालना सीखेंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अभी हम आपको ओपनिंग बैलेंस डालना सिखाएंगे, अभी हम आपको बैंक का रिकंसिलेशन करना सिखाएंगे। तो बैंक का रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है तो वो भी हम अपनी अगली क्लास में सीखने वाले हैं आपके साथ। तो यही बैंक स्टेटमेंट आपके साथ कंटिन्यू रहेगी और यही एंट्रीज के साथ में हम आपको बैंक को मिलाना सिखाएंगे कि बैंक कैसे मैच करेगा। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए एक्सपर्ट क्लास के लगातार क्लासेस, जिनसे आप सीख जाएं कि आप कैसे अपनी एक एंटिटी में अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।